मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किए थे। मतलब कि गुरु नानक ने किस धर्म को आगे बढ़ाए थे, किस धर्म को मानते थे, तो इसका आंसर होगा सिख धर्म का। ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा कि कवि घानानंद का वध किसके सैनिक ने किया था। मतलब कवि घानानंद को किसके सैनिक ने मार दिया था। तो नादिर शाह के जो सैनिक थे वो घानानंद को मारे थे। ठीक ना। नादिर शाह के सैनिक ने जो थे, नादिर शाह का जो सैनिक वो घानानंद को मार दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। मतलब कवि के भक्ति में कौन लीन हो गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी घानानंद। घानानंद जो थे वो कृष्ण भक्ति में काची हो गए थे, लीन हो गए थे। ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है उसको हिंदी अनुवाद धर्मवीर भारती जी किए थे। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के हिंदी में जो अनुवाद किया था उसका धर्मवीर भारती था। ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के देखते हैं कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था। इसका आंसर होगा ब्रेन डंगवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कवित्री अनामिका का पिता का क्या नाम था। तो कवित्री जो अनामिका थी, अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंद किशोर। श्याम नंद किशोर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, इस कविता की पंक्ति कौन है, अक्षर ज्ञान। इसका लेखक कौन है, अक्षर ज्ञान। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु के ज्ञान के बिना। गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को जो मुक्ति नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि घानानंद किसके धारा के कवि है। घानानंद किस धारा के कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीति मुक्त धारा का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रीति मुक्त धारा का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कवि बदनारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो प्रेम घन का जो जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855 में। 1855 में प्रेम घन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर आपको 11 कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था। गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह था इकट्ठा किया था, कौन किया था, तो गुरु अर्जुन देव। इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है, यह किस कवि का कथन है। तो इसका आंसर होगा, ठीक ना, इसमें से इसका सारे ऑप्शन गलती है। इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें क्या है, गलती है। इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलती है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारी का जो आंसर होगा वो कौन कहा था ऐसे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा राधा कृष्णा को, ठीक ना। राधा को मालिनी बताया गया है
और कृष्णा को माली बताया गया है, ठीक ना। बगीचा के दो माली मालिन ये दोनों थे, राधा और कृष्ण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। स्वदेशी जो शीर्षक कविता है वो किससे लिया गया है, तो प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन सर्वस्व से इसे कैसे किया गया है, लिया गया है, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि युगपद किस कवि की रचना है। युगपद किस कवि का रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा युगपद जो है सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है। युगपद जो कवि है मतलब कविता है युगपद, वो सुमित्रानंद पंत द्वारा काची किया गया है, लिखा गया है, सुमित्रानंद पंत द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है, जिसका करेक्ट आंसर होगा जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आपको याद रखना है। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर हम 17 देख रहे हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया है, तो मीर मुंशी ने कवि घनानंद का काची किया है, वध किया है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो घनानंद का। ऑप्शन इसका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति, ये जो लाइन है 30 कोटि संतान नग्न तन, ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत माता। भारत माता जो कविता है उसी का यह काची है, पंक्ति है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर आपको जो 19 कह रहा है कि कौन कविता भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष करता है, ठीक ना। मतलब कौन सी ऐसा कविता है जो भारत में जनतंत्र का उदय का काची करता है, जागृत करता है, जनतंत्र के बारे में लोगों को बताता है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बूंद सहसा मछली किसकी रचना है। एक बूंद सहसा मछली किसकी रचना है, इसका करेक्ट आंसर होगा अज्ञे जी का। अज्ञे जी का इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बूंद सहसा मछली किसके रचना है, तो अज्ञे जी का, अज्ञे, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर, आज्ञा शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। आज्ञा शब्द, तो आज्ञा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, काची है, स्त्रीलिंग। आज्ञा शब्द का जो लिंग है आज्ञा शब्द वो स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्या है, वाष्प क्या है, तो वाष्प आपको तत्सम है। वाष्प क्या है आपका, तत्सम है, ठीक ना। वाष्प आपको क्या है, तत्सम है। तत्सम इसलिए है क्योंकि वाष्प का संस्कृत भी वाष्प ही होता है और हिंदी भी कैसी होता है, वाष्प ही होता है। तो मतलब जिसका संस्कृत भी सेम होता है और हिंदी भी सेम होता है उसको हम बोलते हैं तत्सम, ठीक ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, श्रीमान शब्द का स्त्री रूप क्या है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो श्रीमती। श्रीमान अगर रहेगा तो इसको स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग, तो इसको हमको श्रीमती करना होगा। लड़का का बहुवचन क्या है, लड़का का बहुवचन क्या है, तो लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लड़के। लड़का का बहुवचन लड़के होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं।
संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कारक कहते हैं। उसको क्या करेंगे? कारक। क्यों? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के में जो बीच का जो साइन आता है का, के, की, रा, रे, रे, वो सब कारक का ही चिन्ह होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कारक। एंड लास्ट में क्वेश्चन जो आपको है, में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर किस कारक की विभक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकरण कारक। क्या कि अधिकरण में पे पर, अधिकरण का जो होता है विभक्ति में पे पर, ठीक ना? ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या है कि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में पे पर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये जो है अपादान कारक का उदाहरण है। क्या कि अपादान से जुदाई का बोध होता है, ठीक ना? हम पढ़े हुए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से आया, अपादान से जुदाई होता है। जैसे पेड़ से पत्ती गिरता है तो पेड़ से पत्ती अलग हो रहा है, तो उसमें भी जुदाई हो रहा है। यहाँ पे भी जुदाई हो रहा है क्योंकि हिमालय को छोड़कर गंगा निकल रही है, इसमें भी जुदाई हो रहा है, इसलिए अपादान कारक होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम होता है। हिंदी में कितने सर्वनाम होता है? 11 सर्वनाम होता है, ठीक ना? मैं, तुम, हम, मैं, यह, वह, कुछ, कौन, ये सब क्या होता है? 11 गो सर्वनाम होता है, ठीक ना? लेकिन ऐसे पूछता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम का प्रकार होता है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तब हम बोलते हैं 6 भेद होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो 11 सर्वनाम है। हिंदी में कोई पूछेगा आपसे कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो आपको बोलना होगा कि 11 सर्वनाम है। आप क्वेश्चन को उलट के बोलेगा ऐसे कि क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ये पूछा है क्या हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो 11 सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन मेरा आगे कर रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, वो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम का इसका उदाहरण है। ये जो उदाहरण ऊपर जो दिया गया है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, वो संबंधवाचक सर्वनाम का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो गो वाक्य है। एक वाक्य है मेरा एक कुत्ता है, एक वाक्य क्या है? भोपाल से लाया गया है। और उसको बीच जो संबंध बनाया जा रहा है, जो संबंध बनाने के जो काम कर रहा है वो जो कर रहा है, जो, ठीक ना? तो मतलब 2 गो वाक्य के बीच जो संबंध बनाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2 वाक्य के बीच जो संबंध को स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन 29 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता के बारे में जो बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, ठीक ना? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, ठीक ना? संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता को बताएगा। जैसे में हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता किसके बारे में बताया जा रहा है? सीता के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना? ठीक उसी प्रकार, ठीक ना, हम बोलते हैं वह सुंदर है, तो सुंदर होने की विशेषता किसको बताया? वह के बारे में। तो वह क्या है? सर्वनाम है। उस समय उस वाक्य में जो सीता सुंदर थी उसमें सीता क्या है? संज्ञा थी। तो वह और सीता के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, ठीक ना? सुंदर, तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ आपका, ठीक ना? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मगमा को किसके साथ विवाद था? मगमा को किसके साथ झगड़ा था? विवाद मतलब झगड़ा था। तो नजम्मा के साथ। नजम्मा कौन था? नजम्मा मगम्मा को बहू का नाम था, ठीक ना? मगमा जो था वो नजम्मा से झगड़ा रहती थी, अपना बहू से झगड़ा करती थी, ठीक ना? चलिए 32 में क्वेश्चन कर रहा है। शतकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो शतकोरी होता
जो है वो उड़िया भाषा के कथाकार है, उड़िया भाषा में लिखते थे। सतकोरी होता किस भाषा में लिखते थे? उड़िया भाषा में, इसलिए उनको उड़िया भाषा का कथाकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम 33 देखते हैं। 33, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का, ठीक ना, जो दलई बांध के पास इसका घर बनाया गया था, ठीक ना, देवी नदी का तट पर। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को, ठीक ना, क्या कि सीता का 3 पुत्र था, ठीक ना, नारायण, बिरजू, कैलाश। सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता का 3 पुत्र थे, नारायण, बिरजू और कैलाश, ठीक ना। और 3 गो बेटा को रहते हुए भी सीता को कोई पूछताछ नहीं करती थी, सबको अलग अलग मतलब कर दिया था। 1 महीना उसको, 3 महीना उसमें खाएगा, 1 महीना इसमें खाएगा, ऐसे बना दिया गया था सीता को। इसलिए सीता को घुटन महसूस हो रहा था, ठीक ना, क्योंकि 3 बेटा को रहते हुए भी माँ को अच्छा तरह से देखभाल नहीं किया जा रहा था, कोई उसको पूछताछ नहीं कर रहा था। इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा था, ठीक ना। तो पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन किसको महसूस हो रहा था? तो सीता को महसूस हो रहा था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि बिज्जू का पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू का पत्नी का नाम पुष्पा था। बिज्जू का पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर कमरा को दिखाने के लिए कहा गया, ठीक ना। जब वली अमाल अपना बेटी को लेके गई थी, ठीक ना, वली अमाल अपना बेटी पपाती को लेके जब गई थी डॉक्टर के पास, तो जो बड़े डॉक्टर जो थे धनशेखरन, वो बोले थे कि 48 नंबर कमरे में इसको ले जाया जाए, ठीक ना। इसलिए अम्लराज को बोला था वो। तो अम्लराज कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया अम्लराज को? तो अम्लराज को 48 नंबर कमरे को दिखाने के लिए कहा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहले दिन पपाती को क्या था? मतलब पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। पहले दिन पपाती को काजे हो गया था? बुखार हो गया था, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? तो माँ शीर्षक कहानी में माँ जी ने अपने पुत्र को पास पत्र लिखा था आने के लिए, मंगू को भर्ती कराने के लिए हॉस्पिटल में, ठीक ना। क्योंकि माँ जी का जो बेटा जो था वो बाहर काम करते थे, इसलिए मंगू को भर्ती कराना था। इसलिए माँ जी अपने बेटे के पास पत्र लिखे ताकि वो जल्दी से जल्दी आए और अपनी बहन मंगू का हॉस्पिटल में भर्ती कराए, ठीक ना। इसलिए माँ जी ने अपने बेटे के पास पत्र लिखे थे। माँ जी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर का यह बुक के नाम है, कहानी के नाम है खून की सगाई, जो एक कहानी के नाम है। यह कहानी खून की सगाई वो ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? कटक शहर का नाम है, उसको बाढ़ से बचाने के लिए, ठीक ना, किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज अयाती केसरी ने बांध बनाया था, ठीक ना, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए, ठीक ना, महाराज अयाती केसरी ने, ठीक ना। यह जो लाइन लिया गया है ढहते विश्वास से लिया गया है।
जिसमें लक्ष्मी के ससुर जो था इसी बांध को बनाने में काची हो गया था, लक्ष्मी का जो ससुर जी थे इसमें मर गए थे, ठीक ना। इसी बांध बनवाने के जब यही बांध बन रहा था, ठीक ना, तो लक्ष्मी के जो ससुर जी थे वो मर गए थे, ठीक ना। तो बांध को कौन बनाया था बाढ़ से बचाने के लिए, कटकसर को, तो महाराज ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 41 नंबर कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो गायक शब्द में जो प्रत्यय है वो अक प्रत्यय है, अक के, ठीक ना, अक के, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। तो गायक अक आया ना तो अक प्रत्यय है, ठीक ना। और उपसर्ग कहाँ लगता है, आगा, उपसर्ग आगे लगता है। लेकिन जब प्रत्यय पूछेगा तो प्रत्यय लास्ट में जो आता है, जैसे गायक के, तो अक प्रत्यय आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं, तालु शब्द का विशेषण क्या है। तालु अभी क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर अभी तालु क्या है, संज्ञा है। इसको विशेषण में बदलेंगे तो इसका जो विशेषण बनेगा वो तालव्य बनेगा, काची, तालव्य। तालव्य इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तालु शब्द का विशेषण क्या होता है, तालव्य। 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संधि में किनका योग होता है, संधि में किनका योग होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संधि में किनका योग होता है। तो संधि में दो वर्णों का योग होता है। संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है, ठीक ना। संधि एक होता है समास, तो समास में दो पद का योग होता है, लेकिन संधि में कितना पदों का योग होता है, दो वर्णों का। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का योग होता है। इस बात को आपको याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए तो उसे कौन समास कहते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, अव्यय होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक ना। जैसे प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन जो हुआ, प्रति क्या है, प्रधान है, और दिन क्या है, अव्यय है। प्रतिदिन, दिनों दिन, सब क्या होता है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, ठीक ना। अव्ययीभाव समास में जो होता है उपसर्ग लगकर आता है। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रतिदिन क्या है, उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आप क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 45 की ओर चल रहे हैं। रोगग्रस्त कौन सा समास है, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष समास है, ठीक ना। यह तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि रोगग्रस्त का मीनिंग होता है रोग से ग्रस्त, मतलब इसमें कारक चिन्ह आया है। रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, जो से है, से शब्द, रोग से ग्रस्त जो से शब्द आया है वो कारक का विभक्ति है, और जिसमें कारक का विभक्ति आता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन समास कहलाता है, तत्पुरुष शब्द। जिस समास में कारक का चिन्ह आ जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसलिए रोगग्रस्त कौन समास है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि लास्ट में जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, तो जो आया, जो लास्ट में जो आता है ना यहाँ पे, ठीक ना, लास्ट में, उसी को बोलते हैं क्रिया। जो यहाँ पर जो क्रिया शब्द आया हुआ है इसलिए क्या चीज़ है, यह क्रिया पदबंध है। अगर यहाँ पर संज्ञा शब्द आता है, जैसे राम या कोई नाम आता है यहाँ पे, तो यह संज्ञा पदबंध होता है। बट यहाँ पे क्रिया आया है, ठीक ना, यहाँ पे, इसलिए क्रिया पदबंध बना है। इस बात को याद रखिए। फिलहाल यहाँ पर क्या है, क्रिया आया है, इसलिए क्रिया पदबंध कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे मुन्ना। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं।
जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। काची मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि साधारण वाक्य के अलावा कोई और भी इसके साथ वाक्य आया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य मतलब क्या है? एक साधारण वाक्य के साथ अगर कोई भी और भी वाक्य आ जाएगा तो उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक ना? क्वेश्चन में आपको वही बताया गया है कि साधारण वाक्य के बारे में बताया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो यह एक सिंपल वाक्य है, एक साधारण वाक्य है। ठीक ना? जिसको क्या बोल लेंगे? सरल वाक्य। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यह जो वाक्य एक सिंपल है, साधारण है, इसका आंसर होगा सरल वाक्य। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य आपका आंसर होगा रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, यह शुद्ध वाक्य है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गणेश शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो गणेश शब्द का पारिभाषिक शब्द एक दंत है। क्या है? गणेश शब्द का जो पारिभाषिक शब्द है एक दंत, क्या कि गणेश का एक दंत है। ठीक ना? गणेश का मतलब क्या? गणेश भगवान को ही बोला जाता है एक दंत। गणेश भगवान का पारिभाषिक शब्द क्या है? एक दंत। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने पिता को अल्पज्ञ जीव कहा है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। 52 किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द लिखा हुआ था? मतलब ऐसा सिक्का है जिस पे राम और सिया लिखा हुआ था और राम सीता जी का उस पर फोटो भी था, इमेज भी बनाया था उस सिक्का पर। तो बादशाह अकबर ने ऐसा किया था, उस पर राम सिया लिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो व्यक्तिगत नाम था, जो बचपन के नाम था, जो सब उसको पुकारते थे तो देव के नाम से पुकारते थे। ठीक ना? जैसे आपका भी व्यक्तिगत नाम होगा जो घर में पुकारा जाता होगा। ठीक ना? जैसे नहीं होता है कि जैसे राम बाहर में अच्छा नाम होता है, घर में खराब नाम होता है। ठीक ना? उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो व्यक्तिगत नाम था वो देव था। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। यहाँ पे जैन धर्म का मूर्ति बना गया है। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला स्थान जहाँ पर है वहाँ पर जैन धर्म के काची बनाया गया है, तीर्थ स्थल बनाया गया है, वहाँ पर मूर्ति बनाया गया है जो कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है। किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। इस बात को याद रखिएगा। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की, जिसका पूरा नाम था दिल बहादुर। ठीक ना? जिसको किशोर बहुत मारता था। ठीक ना? बहादुर कौन था? नेपाली गवई गोरखे के नाम था काची बहादुर था, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, नेपाली गवई गोरखे की। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? मतलब चली आई। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास, बहादुर के माँ के पास। जैसे ही बहादुर अपनी भैंस को, अच्छा बहादुर जो था भैंस को क्यों मारा? बहादुर ने भैंस को इसलिए मारा क्योंकि माँ जो थी, उसकी माँ, बहादुर की माँ, वो अपन बहादुर से कम प्यार करती थी और अपना भैंस से काची करती थी, ज़्यादा प्यार करती थी। इसलिए उनको जंगल में ले जाकर बहादुर ने भैंस को बड्डा मारा, बहुत मारा, जिसके कारण भैंस जो था मार खाकर तेजी से भागा और उसके माँ के पास गया। किसके माँ के पास? बहादुर के माँ के पास पहुँच गया। इसका करेक्ट आंसर बहादुर का माँ होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे,
बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ठीक ना। तो बड़े भाई जो लेखक की रचना है, ठीक ना, वो है आपका यतीन्द्र मिश्रा जी का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बड़े भाई जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था बड़े भाई को। ठीक ना, याद रखिएगा, इसमें से चारों ऑप्शन गलती है, इसका करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक ना, 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम देख रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक ना, तो 58 नंबर जो आपको क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ठीक ना, वो है दक्षिण भारत के मंगल नागवस्वरम की तरह शहनाई किसके मंगल ध्वनि की संपूरक है? ठीक ना, तो पर्व गीत की, कैसी होगा? पर्व गीत की। ठीक ना, दक्षिण भारत के जो मंगल नागवस्वरम की तरह शहनाई जो है वो किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? तो पर्व गीत के संपूरक है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी छूटेगी, यह कौन बोला था? यह किसका कथन है? तो यह है बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, ठीक ना, जिसके शहनाइयों में सरस्वती का खुद वास करते थे। ठीक ना, बिस्मिल्लाह खां। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत का अर्थ क्या होता है? नहीं, ठीक ना, नसीहत का मतलब होता है शिष्ट तरीका। एक तरीका नहीं, कोई कहता है कि मैं आपको एक नसीहत दे रहा हूँ, ठीक ना, तो नसीहत मतलब होता है एक तरीका, एक अच्छा तरीका, शिष्ट तरीका। इसका आंसर क्या होगा? शिष्ट तरीका। नसीहत का अर्थ क्या होता है? एक तरीका। ठीक ना, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो महात्मा कहे थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पलट भी सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी को महात्मा सबसे पहले कौन कहा था? पेपर भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। या कभी कभी होता है रविंद्रनाथ ठाकुर को कहता है, तो अभी रहेगा तो उसमें टिक आउट मार दीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि, ठीक ना, 62 नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा है, 62 नंबर मेरे बच्चे, 62 नंबर, कि मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति का हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। मैं चाहता हूँ कि सब देशों के संस्कृति के जो हवा है, ठीक ना, जो खान पान, जो गान, जो संस्कृति होती है वहाँ का, ठीक ना, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की जो संस्कृति है वो मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कौन कहा था? यह किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोले थे। ठीक ना, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात आपको समझ में आए मेरे बच्चे। क्वेश्चन 64 कर रहा है मेरे बच्चे कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ठीक ना, 20 के दांत जो है शीर्षक पाठ कहानी किस संग्रह से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुहासा। कैसे से? कुहासा से लिया गया है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के के क्या नाम था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बहादुर जो था, बहादुर शीर्षक जो कहानी है, बहादुर शीर्षक जो कहानी है उसका बड़े लड़का का नाम था किशोर, जो बहादुर को बड्डा मारता था। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किशोर। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है
हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 66 जो कर रहा है, ठीक है, ये आप समझ गए कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? किशोर। ये तो आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपको कर रहा है कि कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ठीक ना? कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो है रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। इस बात को आपको याद रखना है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है मेरे बच्चे कि मेघदूत बुक का नाम है। मेघदूत का जर्मन अनुवाद कौन किया था? मेघदूत का जो जर्मनी में अनुवाद किया था कौन किया था? तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद जो किया था वो था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जो था मेघदूत को जर्मनी में पादानुवाद किया था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का 68 का मेरे बच्चे 68 ठीक ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो किस प्रदेश में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक ना? एक और बात 1907 से हमको याद आया कि जमशेदजी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना भी 1907 में हुआ था। मतलब टिस्को कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 69 कर मेरे बच्चे कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे पार्श्विक वृत्ति का। जैसे नाखून बढ़ता है तो ठीक ना, तो लोग कहते हैं कि जानवर है तू, मतलब नाखून के बढ़ना पशु को समान माना गया है, जानवर का समान माना गया है, ठीक ना? जैसे आप नाखून बढ़ाइएगा तो आपको पिताजी या कोई आदरणीय जो बड़े होंगे वो आपसे पूछेंगे, देखेंगे कि अरे तू जानवर है कि नाखून बढ़ा कर रखा है, ठीक ना? मतलब नाखून का जो बढ़ना है वो किस प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो पार्श्विक वृत्ति का, मतलब पशु का समान इसका माना गया है। इस बात को आपको याद रखना है। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन शासक? धारा नगरी का जो कौन शासक थे जो अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। इस बात को आपको याद रखना है। 71 नंबर कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? मतलब स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3। स्वर्ण के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं स्वर्ण का, ठीक ना? च का उच्चारण उदाहरण क्या है? तालु। जब च बोलिएगा तो तालु में आपको ठेकेगा। जीभ का ऊपर वाला पोर्शन जो सबसे जीभ से जो सटता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं तालु। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालु। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपको ल है। य र ल को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य र ल को काची बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इसका आंसर क्या होगा? ल होगा। एक मात्रिक स्वर कौन है? एक मात्रिक स्वर ह्रस्व स्वर है। कौन है? ह्रस्व स्वर। एक मात्रिक स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर है। मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर के अंतिम जो ध्वनि होती है वह स्वर होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। मुक्ताक्षर मतलब क्या होता है? जो हम मुंह से जो अक्षर बोलते हैं, ठीक ना, जो जैसे क बोले तो क में अ आया ना तो स्वर कहलाया, ठीक ना? मुक्ताक्षर का जो अंतिम स्वर जो ध्वनि होता है वह स्वर होता है। जैसे कुछ भी बोलिएगा ख चाहे ग, तब जो क बना है क जोड़ अ, जो लास्ट में जो अ आ रहा है वो स्वर है। स्वर किसको बोलते हैं? आम पैया का जो अक्षर होता है, ठीक ना, क्या है? स्वर है, ठीक ना? आम पैया में जो होता है स्वर, आम पैया सही जगह जो भी होता है उसको स्वर बोलते हैं।
इसका करेक्ट आंसर स्वर होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलते हैं 77 नंबर। शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो दधीचि, दधीचि आपको क्या है? शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित चिन्ह में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक ना। त्र क्या है? त्र एक संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है? त्र क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक ना। अक्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन के देखिए, आप समझ गए त्र क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है। 80 नंबर आपको जो क्वेश्चन कर रहा है, 80 नंबर मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, ठीक ना। आप ही बताइए, किसी भी वस्तु, भाव और जीव के नाम का जब बोध होगा तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा की डिफिनेशन पढ़ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव का जब नाम आएगा उसे कैसे कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, आप संज्ञा की डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतर्मुखी, ठीक ना। तो अंतर्मुखी मतलब कि अंदर की ओर, बहिर्मुखी मतलब बाहरी की ओर। तो इसका अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द है, ठीक ना, वो बहिर्मुखी, ठीक ना। कैसे? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, उसी बाद अंतर्मुखी मतलब बहिर्मुखी। इसका जो अंतर्मुखी का जो उल्टा होता है बहिर्मुखी होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, जिससे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या शब्द है? जिससे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा आस्तिक। देखिए, जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उस व्यक्ति को हम आस्तिक बोलते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं रहेगा उसे हम नास्तिक कहेंगे, नास्तिक। इस बात को याद रखिएगा आप। 83 नंबर क्वेश्चन करें मेरे बच्चे, उगल देना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? उगल देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो उगल देना का मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गुप्त बात प्रकट करना, गुप्त बात प्रकट करना, ठीक ना। जैसे कोई किसी को आप कोई बात बता दिए, तो कोई बात बता दिए तो किसी के आप बोलिएगा कि किसी को नहीं बताना है, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है किसी को जाकर बता देता है, ठीक ना, मतलब अपना बात उगल देता है। तो उसी वही बात है कि उगल देना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो उगल देना मुहावरा का अर्थ होता है कि गुप्त बात प्रकट करना। जो बात आपसे बात वो जो छिपाया था वही बात को किसी और से वो कह देता है। चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है? आकाश शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? तो आकाश का जो एक और नाम है गगन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गगन। क्या कि आकाश को एक और नाम बोलते हैं हम, काची गगन बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे बच्चे, 85 नंबर, आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी का अर्थ होता है आगे वाला, और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विगत। आगामी का जो विलोम होता है, उल्टा शब्द होता है, वो विगत होता है। क्या कि आगामी का मतलब होता है आगे आने वाला, और विगत मतलब जो बीत गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो अपलक। अपलक मतलब क्या है? बिना पलक के गिराए, जो मतलब बिना पलक गिराए का एक शब्द होता है अपलक, ठीक ना। जैसे रस से भाड़ा, तो रस से भाड़ा का एक शब्द क्या होता है? रस भरा। चिड़िया को मारने वाला का एक शब्द क्या होता है? चिड़ी मार, चिड़ी मार। उसी प्रकार बिना पलक गिराए का एक अर्थ होता है अपलक, अपलक। ऑप्शन बी करेक्ट इसका आंसर होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखते हैं, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा लोकोक्तियों का क्या अर्थ होता है? तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है अपनी बुराई नहीं दिखती। इसका आंसर क्या होता है? अपनी बुराई नहीं। चिराग तले अंधेरा मतलब आप सख्तर खोज रहे हैं, ठीक ना। आप दिया बार कर या किसी मतलब आप कैसा हो सख्तर खो रहे हैं, लेकिन वो जो है वो आप ही के घर में छिपा हुआ है। उसी को बोलते हैं कि चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखती है,
ठीक ना। एक इसका एक और उदाहरण बता सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लें कि आप मूर्ख, जैसे एक कबीर के दोहा है, ठीक ना। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो खुद मतलब वो मतलब कबीर जगह एक दोहा हमको उतना याद नहीं आ पा रहा है, बट हम आपको बता रहे हैं। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपने, आपसे बुरा न कोई। मतलब बुरा आप ही हैं, आप ही खराब है, लेकिन आप लोगों को खोज रहे हैं, ठीक ना, कि वह बुरा है। उसी को बोलते हैं चिराग तरह अंधेरा है। मतलब अपना बुराई नहीं दिखता है किसी को, अपना बुराई किसी को नहीं दिखता। इसका आंसर यही होगा। त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद जो है द्विगु समास है। त्रिपाद क्योंकि ये संख्या आया है। सबसे पहले क्या है? त्रि मतलब तीन। जैसे चरमंजिल, ते पर भी द्विगु समास होता है। तीन मुहानी, वो भी द्विगु समास होता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत जो है उसमें अक्षर आता है, नंबर आता है। शुरुआत में जो आता है वो नंबरिंग आता है, 1 2 3, एक मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिली, 4 मुहानी, 5 मुहानी। ये सब क्या होता है? द्विगु समास होता है। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है। क्यों है? लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। का है? क्योंकि लोग ने जब चोर को मारा होगा तो चोर पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा, मतलब क्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा, ठीक ना। तो समकाची कहेंगे कर्म कारक। क्योंकि कर्म कारक का डिफिनेशन क्या होता है? कर्म कारक का डिफिनेशन होता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, ठीक ना, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहता है। तो काम कौन कर रहा है? कर्ता का फल किस पर पड़ता है? तो जो काम कर रहा है यहाँ पे, लोगों ने काम कर रहा है, लोग यहाँ पर काम कर रहा है। किसको काम कर रहा है? चोर को मारने के काम कर रहा है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? चोर पर। और चोर क्या है? एक कर्म कारक है, ठीक ना। तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पय जोड़ धर, इसका संधि विच्छेद पहल का होगा ऑप्शन ए, पय जोड़ धर। 85 हाथी किस विशेषण उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि इसका पहला जो शब्द है वो संख्या है, उस संख्यावाचक विशेषण है। 50 हाथी, 5 हाथी, 5 लड़का, 6 लड़का, सब किसका उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है मेरे बच्चे, ठीक ना। क्वेश्चन में हम 92 देख रहे हैं मेरे बच्चे कि मोहन, ध्यान से देखिएगा, मोहन मुझसे किताब लिखता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तब प्रेरणार्थक क्रिया। लिखना से लिखवाना हो जाएगा, करना से करवाना हो जाएगा, मरना से मरवाना हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा वो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे लिखना से लिखाना हो गया है, ठीक ना। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया से, ठीक ना। जैसे एक और उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे मोहन खेलता है, यह अलग है। मोहन खिलवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक ना। मतलब वहाँ पे खुद कर्ता भाग नहीं लेता है, किसी और से वो काम कराता है, मतलब उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, 93 नंबर क्वेश्चन पर फोकस दीजिएगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, ये किस काल का उदाहरण है? तो भविष्यत काल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि लास्ट में गा गे गी आया। देखिए जब लास्ट में खाएगा, पिएगा, सोएगा, मतलब मैं कल आऊँगा, ये भविष्यत काल किससे बोलते हैं? आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहेंगे, इस बात को याद रखना है। तो भविष्यत काल का उदाहरण है। 94 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन लिखल है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक होता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या चीज? योग रूढ़ शब्द, ठीक ना। योग रूढ़ क्या होता है? जैसे फिर से इस क्वेश्चन समझिए। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक बताता है, मतलब समान अर्थ को छोड़कर विशेष रूप धारण करता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अम्बर, पीताम्बर में तो क्या होता है? विष्णु भगवान, या पीला है जो अंबर, आकाश भी बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे चतुरानन, 4 है आनंद जिसका, ब्राह्मण, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या है?
बोल रहे हैं कुछ और, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ एक क्या है, शब्द है, सामान्य अर्थ है। इसको विशेष अर्थ करेंगे तो नीलकंठ शंकर भगवान का नाम है, तो योग रूढ़ शब्द है। का चीज है, योग रूढ़। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। एक और बात हमको इससे याद आ गया कि जैसे मान लेते हैं समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जब धारण करता है तो मुहावरा भी कहलाता है, लेकिन ये अलग पार्ट है क्योंकि ये विचार से बोला है। ठीक ना, आप इसमें मुहावरा नहीं कह दीजिए कि सर मुहावरा है, कि साधारण अर्थ न लेकर विशेष अर्थ को जो बोध कराता है, उसमें इसमें भी वही बात होता है। इसमें भी क्या होता है कि साधारण अर्थ न लेकर इसमें भी विशेष, जैसे नहीं बताए हैं, जैसे एक दंत, तो एक दंत किसको, एक दंत तो क्या है, सिंपल वाक्य है, लेकिन किसको इशारा कर रहा है, तो जो इशारा कर रहा है वो लंबोदर को सूचित कर रहा है, मतलब हम बोलते हैं गणेश भगवान को। चलिए, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, अ है। अ, क्योंकि जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, जो लास्ट में लगेगा उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय जो पीछे लगता है प्रत्यय, जो आगे लगता है उपसर्ग, तो आगे क्या लगा है, अ, तो अ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे, चमार जाति में जन्म लिए थे मेरे बच्चे। ठीक ना, जाति से चमार थे, दलित थे। ठीक ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास जितना डिग्री है वो भारत के किसी और नागरिक के पास उतना डिग्री नहीं है। ठीक ना, वो क्षुद्र जाति में जन्म लेकर के, दलित परिवार में जन्म लेकर के भी बहुत अपना नाम रोशन किए, विदेशों में, अपना देशों में भी। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ नगर में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, डेसाउ नगर में, जर्मनी के डेसाउ नगर में, जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपको 98, भारत किसकी भूमि है, तो भारत जो है ब्राह्मणों की भूमि है, वैदिक धर्मों की भूमि है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मेरे बच्चे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा गहरा किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स से सोना से भरा घड़ा मिला था, सोना से भरा हुआ घड़ा किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक ना, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है, तो आधुनिक मानव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आधुनिक मानव। ठीक ना, उम्मीद होगा मेरे बच्चा ये पूरा जो आपको समझाया गया है पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ही वीडियो आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस चैनल पर पहली बार आए थे इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा ही रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।